तो दोस्तों, पिछली बार कब आपने अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोचा था? शायद वह नए साल की शाम थी और जब आपने स्मोकिंग छोड़ने का रेजोल्यूशन लिया, या फिर आप अपना वजन कम करना चाहते थे और नई डाइट को फॉलो करने को सीरियसली कंसिडर कर रहे थे। लेकिन क्या आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में उन चेंजेस को ला पाए? तो दोस्तों, यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो प्रॉब्लम यह थी कि आपने अपनी बदलने की इच्छा को कैसे तैयार किया था। मैं जंक फूड खाना रोकना चाहता हूं, या फिर मैं ज्यादा हेल्दियर डाइट लेना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, अपने जीवन के बारे में कुछ भी बदलने के लिए आपको पहले एक क्लियर डिसीजन लेना होगा। इसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़े, आपको उस डिसीजन से स्टिक होना है। तो यह जरूरी है कि आप अपने एटीट्यूड को अडैप्ट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो नो डाउट आप कई सारी रुकावटों को फेस करते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। होंडा कॉरपोरेशन के फाउंडर सोइचिरो होंडा का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने स्कूल में पढ़ते हुए यह डिसाइड किया था कि वह ऑटोमोबाइल्स के लिए इफेक्टिव पिस्टन रिंग्स बनाना चाहते थे। इतिहास बताता है कि वह उस लक्ष्य में सफल रहे। फिर भी सफलता के रास्ते पर उन्होंने कई प्रॉब्लम्स का सामना किया जो उन्हें उनके ट्रैक में रोक सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जापानी गवर्नमेंट ने होंडा को यह कंक्रीट यानी कि सीमेंट, बजरी एंड ऑल नहीं दी जो उन्हें उनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए चाहिए थी। तो फिर होंडा ने इस बाधा को कैसे दूर किया? दोस्तों, होंडा ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक सॉल्यूशन खोज निकाला। अपना कंक्रीट खुद बनाने का अपना खुद का तरीका इन्वेंट किया और इस तरीके से वह अपने एम्पायर का निर्माण शुरू करने के लिए केपेबल बने। तो दोस्तों, मेजर डिसीजंस पर कमिटेड रहना चैलेंजिंग हो सकता है, पर आप जितना अधिक ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो ऐसे करके आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए जब आप विफल होते हैं तो आप अपनी लाइफ में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कभी भी विफल होने पर डिस्करेज मत होइए दोस्तों। हम सभी के रूल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। यह रूल्स जैसे कि मुझे तब खुशी होगी जब मुझे एक स्निकर्स खाने के लिए मिल जाएगी। हमारे एक्शन और हमारी फीलिंग्स को डिटरमाइन करने में एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं हमारे रूल्स, क्योंकि वह यह डिसाइड करते हैं कि क्या हमें खुशी देगा और क्या हमसे खुशी छीन लेगा, या क्या चीज हमें खुशी नहीं देगा। हालांकि ऐसे रूल्स एक्चुअली में हमारे एक्सपीरियंसेस को लिमिट कर सकते हैं और हमें सच्ची खुशी अचीव करने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, एक मोमेंट के लिए अपने बारे में सोचें। खुश होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको लॉटरी जीतने की जरूरत है? क्या आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करें? हालांकि दोस्तों, आप सही हो सकते हैं कि ऐसी चीजें आपके लिए खुशी लाएगी, पर आपको नहीं लगता कि ये चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। दोस्तों, लॉटरी जीते ना जीते ये आपके हाथ में कैसे है? कोई दूसरा इंसान आपको अप्रिशिएट करे ना करे ये आपके हाथ में कहां है दोस्तों? तो ये तो टोटली आपके कंट्रोल से बाहर है। तो इसलिए इस प्रकार के रूल्स को एस्टैब्लिश करना आपको परेशानी या दुख में ला सकता है। तो ऐसे रूल्स एस्टैब्लिश करिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि दूसरे। फॉर एग्जाम्पल्स, ऐसे रूल्स आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे जब आप ये कहेंगे कि मुझे केवल तभी अच्छा लगेगा जब कोई मुझे मेरे काम पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पर इसकी जगह आप ऐसे रूल एम्प्लॉय करने की कोशिश करें जो आपकी खुशी को पर्सनल गोल्स के अचीवमेंट पर डिपेंड करा दे, ना कि उस अचीवमेंट के बाद एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज या किसी की तारीफ के साथ इसको कनेक्ट करें। तो दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि हमारे बहुत सारे रूल्स दूसरे लोगों के एक्शन पर डिपेंड हो जाते हैं। जब दूसरे लोग ऐसे तरीकों से काम करते हैं जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अपसेट हो सकते हैं। तो रियलिटी में आज से ऑब्जर्व करना चालू करिए दोस्तों, और ये पता लगाइए कि यदि आप किसी से अपसेट होते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पर्सन आपके रूल्स को अनकॉन्शियसली चैलेंज दे रहा है। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पर्सनल रूल्स दूसरे लोगों के समान हो। इसलिए यदि आप एक हैप्पी एग्जिस्टेंस चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूल्स को कम्युनिकेट करें और इंश्योर करें कि दूसरे को पता लगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जिस पर्सन को आप अपना सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मानते हैं वह आपको कभी भी कॉल नहीं करता है, क्योंकि आप मानते हैं
क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक रूल बना रखा है कि क्लोज फ्रेंड्स को रेगुलरली एक दूसरे को कॉल करना चाहिए, तो आपको लगता है कि वह अब आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, इसी की वजह से वो आपको कॉल नहीं कर रहा है। हालांकि आपके दोस्त की फ्रेंडशिप के बारे में एक अलग सोच, एक अलग ओपिनियन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका दोस्त ऐसा सोचता हो कि मुसीबत के समय एक दोस्त की मदद करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर वीक फोन पर बात करें। तो इस केस में आपके दोस्त के रूल्स आपके रूल से अलग हैं, और जब आप अपने रूल से अपने दोस्त के बिहेवियर को कंपेयर करते हैं तो आप निराश होते हैं, आपकी खुशियां उजड़ जाती हैं। तो इस केस के अंदर अगर आप फ्रेंडशिप को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने रूल्स को अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट जरूर करें। आप उसको समझा भी सकते हैं कि भैया आपको किन चीजों से परेशानी होती है अपने दोस्त से, और उस बेसिस पर आप दोनों अपने रिलेशनशिप के लिए एक ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और चेंज लाने के लिए हमें अपने डिसीजन से पूरी तरीके से कमिट होना चाहिए, लेकिन यहां तक कि बेस्ट इंटेंशंस के बावजूद भी हमारे एस्टैब्लिश बिहेवियर को बदलना कभी कभी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वह या तो प्लेजर प्राप्त करने या पेन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। दोस्तों एक बार जब आप खुद को इस डायनामिक के बारे में अवेयर करा लेते हैं तो आप इसे अपने एडवांटेज में यूज करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा करने का एक इफेक्टिव मेथड उस बिहेवियर को दर्द के साथ जोड़ना है। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप चॉकलेट खाना रोकना चाहते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने का एक तरीका होगा कि चॉकलेट को मानसिक पीड़ा से जोड़ना जरूरी है। दोस्तों फॉर इंस्टेंस, आप एक रूल डिसाइड कर सकते हैं कि आप जब भी चॉकलेट खाते हैं तो आप वो गाना गाते हैं जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिस गाने से आप घृणा करते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो जल्द ही आपका माइंड चॉकलेट खाने के एक्ट को उस गीत को गाने की अनकंफर्टेबल फीलिंग से जोड़ लेगा। लेकिन याद रखें, आपको अपने डिसीजन के लिए कमिट होना जरूरी है। इसलिए जब आप डिनर पार्टी में भी चॉकलेट केक खा रहे हैं तो आपको लाउड गाना गाना अनिवार्य है। हालांकि यह इंश्योर करने के लिए कि आप अपने बिहेवियर को लॉन्ग टर्म में बदल लेंगे, तो यह इंपॉर्टेंट है कि आप एक नई और ज्यादा डिजायरेबल हैबिट को बनाएं जो आपको पुरानी हैबिट के इक्वल अमाउंट में प्लेजर देती हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट को सफलतापूर्वक अपने डाइट से बाहर निकालने के लिए एक ऑल्टरनेटिव हैबिट बनानी होगी जो आपको उस स्निकर्स बार को खाने के बराबर का मजा दे। यह एक हेल्दियर ट्रीट हो सकती है, जैसे कि आप अपना फेवरेट फ्रूट खा सकते हैं, या आप एक नई एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं जैसे एक नया स्पोर्ट्स खेलना। दोस्तों आप कोई बड़ी चीज को इमेजिन करके भी अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इमेजिन करिए कि कैसे चॉकलेट को गिव अप करने के बाद आप जल्द ही अपनी पुरानी जीन्स को फिर से पहन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी टमी इतनी बड़ी हो गई थी कि आप अपनी पुरानी जीन्स नहीं पहन पा रहे थे। तो अब कितनी आसानी से आप अपनी पुरानी जीन्स पहन लेते हैं, क्योंकि आप पतले हो चुके हैं, आपने चॉकलेट खाना छोड़ जो दिया है। तो दोस्तों इस टेक्निक ने लोगों की काफी मुश्किल आदतों को तोड़ने में मदद करने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है। हेल्दी लोगों के साथ अनहेल्दी बिहेवियर्स को बदलने की इफेक्टिवनेस पर की गई एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ड्रग एडिक्ट्स के रिहैबिलिटेशन को एग्जामिन किया। उन्होंने पाया कि वापस अपने एडिक्शन में फंसने के बहुत कम पॉसिबिलिटीज हो गई, जो इक्वल प्लेजर देने वाली एक ऑल्टरनेटिव हेल्दियर गुड हैबिट को धीरे धीरे अपनी लाइफ में ला रहे थे, जैसे कि एक न्यू रिलेशनशिप पे एंटर करना या एक नई हॉबी शुरू करना। ये बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों, अपनी जिंदगी में लगाइए और डिफरेंस देखिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 3000 वर्ड्स हैं जो इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि हैरानी की बात है कि पॉजिटिव इमोशंस के कंपैरिजन में नेगेटिव इमोशन के लिए लगभग दुगने शब्द हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि बहुत से लोग नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा बार एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले शब्दों पर क्लोज अटेंशन दें, क्योंकि वह आपकी थिंकिंग और परसेप्शन को शेप देता है। किसी भी सिचुएशन के बारे में
अलग तरीके से सोचने के लिए आपको इसे अलग तरीके से डिस्क्राइब करने की जरूरत है। इमेजिन कीजिए कि आप एक रोड ट्रिप पर हैं और आपकी कार कहीं बीच में खराब हो जाती है। इस सिचुएशन में नॉर्मली आप खुद को गुस्सा होने दे सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं कि यह कितना परेशान करने वाला मोमेंट है और आप इसके कारण कितना गुस्सा फील करते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि यह इनकन्वीनियंट है और बातों को एग्जैजरेट करने से बच सकते हैं, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करने से जिस सिचुएशन को आप फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कह रहे थे उसमें आप ज्यादा नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स में एंटर करने से बच सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ऑथर के द्वारा बताई गई ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिन शब्दों को हम अपनी दुनिया में हमारे अनुभव के रूप में समझते हैं, एक्चुअली में हम उस एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं। तो आप अपनी वोकैबुलरी को ऐसे तरीके से कैसे बदल सकते हैं जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इसका सीक्रेट है पॉजिटिव इमोशंस के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करना और नेगेटिव इमोशंस के लिए हल्के या न्यूट्रल वर्ड्स को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, यह कहने के बजाय कि आप खुश हैं, आप स्ट्रॉन्गर डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, टोटली ब्लिस्ड। और दूसरी तरफ, यदि आप अत्यंत नेगेटिव भावनाओं के अनुभवों की कागार पर हैं तो आपको ऐसे शब्दों और फ्रेजेस के साथ अपने अनुभवों को डिस्क्राइब करना चाहिए जो हल्के हों, जैसे कि मैं बहुत चिंतित हूं के बजाय आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा चिंतित हूं। तो एक फाइनल टिप यह है दोस्तों कि नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अनयूजुअल वर्ड्स का यूज करने की कोशिश करें। ऐसा करने से यह आपको अम्यूज करेंगे और इंस्टेंटली आपके मूड को लिफ्ट कर देंगे और इससे आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बेहद नाराज हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे कहना चाहिए मुझे काफी पीव्ड फील हो रहा है। दोस्तों, ये पीव्ड वर्ड एक अनकॉमन वर्ड है, एक पुराना और एक पोलाइट शब्द है जो एंशियसनेस को दर्शाता है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप जल्द ही इंप्रूव्ड इमोशंस को फील कर सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों, जब आप अपने 20s में होते हैं तो यह महसूस करना आसान है कि आप मनी और फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास रहने को घर है, हमारे पास खाने को खाना है और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए हम कैपेबल हैं, तो हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ऐसा तब भी सोचते हैं जब आप सिर्फ सरवाइव करने से बहुत अधिक अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। तब आपको लगता है कि आप अपने मनी और फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आप सिर्फ पार्ट टाइम काम करके ही ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों, और ना ही आप ऐसा करना चाहेंगे। तो आप ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप इतना पैसा कमाएं कि आप एक घर खरीद सकें या अपने बच्चों को बेस्ट कॉलेजेस में भेज सकें और एक आरामदायक रिटायरमेंट का आनंद उठा सकें। भले ही 20s के अंदर आप ये सोचे कि भाई अभी तो मेरे पास बहुत समय है, और कई लोग तो 30s में भी ऐसा सोचते हैं, पर यह एकदम गलत चॉइस है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि बचत और निवेश के बारे में जानकारी ले, और अगर अभी से आप इसको करना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा निवेश ही आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेगा और ये आपकी बुद्धिमानी होगी। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका भविष्य भी आपको धन्यवाद देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यह सिखाता है कि निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना कभी भी जल्दी नहीं होता। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल बाजार इतना कॉम्प्लेक्स और डरावना लग सकता है कि लोग एक इन्वेस्टमेंट करने के विचार में ही अटक जाते हैं। तो आइए पहले कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स पर गौर करते हैं जिनसे हम अधिक अप्रोचेबल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। बाजारों को नेविगेट करने के लिए पैटर्न्स को पहचानना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ह्यूमन बींग्स को पैटर्न्स को पहचानना और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने काम को करने की एक इन्नेट एबिलिटी है। ह्यूमन बींग जानता है कि वह कैसे अपने परिस्थिति का लाभ उठा सकता है। काफी समय पहले हम मौसम में नियमित परिवर्तन को पहचानते थे और उसी वजह से हम सही समय पर सही फसलों को सफलतापूर्वक ग्रो करवा पाते थे। तो दोस्तों, एक फाइनेंशियल बाजार में भी ऐसा ही होता है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप पैटर्न्स को पहचान सकते हैं
और निवेश करने के लिए सही समय ढूंढ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक बेसिक पैटर्न है। वह मनी जो आपकी सेविंग्स का इनिशियल अमाउंट है, समय के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाना जारी रखती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपको अपने पेचेक का एक हिस्सा लेकर जितनी जल्दी हो सके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यह जितने अधिक वर्षों तक जमा होगा, इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने अपने 19th बर्थडे के बाद से हर साल अपनी कमाई से कुछ $3,600 की सेविंग की है और इसे इन्वेस्ट किया है। पिछली सेंचुरी के लिए यूएस स्टॉक मार्केट की औसत रिटर्न के मुताबिक आपका निवेश हर साल 10% बढ़ेगा, तो आपके 35वें जन्मदिन से यह 1,06,780 के बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों। अब मान लें कि आप इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए अपने 27वें बर्थडे तक इंतजार करने का फैसला करते हैं, तो जब तक आप 35 साल के हो जाएंगे यह अमाउंट केवल 53,775 ही कलेक्ट हो पाएगा दोस्तों। तो ध्यान रहे, यदि आप 8 साल पहले अपने मनी की सेविंग करते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपको डबल रिटर्न्स दे देगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके हमें अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर देना चाहिए।